जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कॉमर्स पॉइंट। कैसे हैं बच्चे लोग सारे? चलिए जी, जो बच्चे भी हमारे सेशन में जुड़ गए हैं प्लीज यस सर लिख के भेजिए ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चे आरबीएसई बोर्ड 2021 की तैयारी मेरे साथ कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। आज मोटिवेशन हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 4, जहां पर हमने इंपॉर्टेंट जितनी भी थ्योरीज थी, चाहे वो मैस्लोज की हो, चाहे वो हर्ट्जबर्ग की हो, चाहे वो मैकग्रिगर की थ्योरी हो, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, विलियम आउची की जेड थ्योरी, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करेंगे थ्योरी जेड की मीनिंग से। देखिए, Theory Z is a hybrid management system which incorporates the strength of Japanese and American management। ये एक तरह का हाइब्रिड या मिक्सचर सिस्टम है जहां पर दो जो कंट्री है उनके काम करने, वर्क करने की जो साइकोलॉजी है, जो तरीका है, उनका मैचिंग है जापानीज और अमेरिकन मैनेजमेंट फिलोसॉफी। देखिए, विलियम आउची क्या थे? एक अमेरिकन थे जो कि कुछ टाइम के लिए जापान गए थे किसी वर्क के सिलसिले में। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि भाई जो टॉप मोस्ट उस समय पे जहाँ पर ये विलियम आउची रहते थे या उस समय के टाइम में जापानीज कंपनी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थी। अगर हम अमेरिकन कंपनी के कंपैरिजन में देखें तो वहाँ गए विलियम आउची और उन्होंने देखा कि भाई जापानीज की कंपनियां क्यों इतनी सक्सेसफुल है, क्या कैसे वो वर्क करते हैं, कैसे उनका वर्क कल्चर है, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रन करते हैं, मैनेजर मैनेज कैसे करता है। तो वहां से उन्होंने आइडिया लेकर अमेरिका आकर अपनी कंपनीज या जहां पर भी उन्होंने काम करा वहां पर वो साइकोलॉजी, वो आइडियाज लगाए। तो उन्हीं का ही एक कॉम्बिनेशन है, कई पॉइंट्स है जो विलियम आउची रखते हैं ताकि मैनेजमेंट को और इफेक्टिव बनाया जाए। ये सारे इंस्पायर वो जापानीज जो फिलोसॉफी है वहां से हुए हैं, राइट। चलिए, पहला है लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट। पहला फीचर क्या है जेड थ्योरी का? लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट। थ्योरी जेड सजेस्ट strong bond between organization and its employee by providing lifetime employment, avoiding retrenchment and layoff। देखिए, जब विलियम आउची जापान गए तो उन्होंने वहां पर ऑब्जर्व करा, देखा कि वहां की जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहां के जो एम्प्लॉयज को लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है। मतलब एक बार अगर ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स को हमने रख लिया, देखिए रखने का जो प्रोसीजर है बहुत ही स्ट्रिक्ट है। इंटरव्यूज होते हैं, राउंड ऑफ इंटरव्यूज होते हैं जहां पर राइट से राइट, बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट को वो रखते हैं। और जब आपने बेस्ट कैंडिडेट को रख लिया तो उसको जिंदगी भर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़े रखते हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं जाने देते इन द सेंस है पॉजिटिव वे में। मतलब इतनी ज्यादा उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, इतना उनको सेटिस्फाई रखते हैं कि वो छोड़ के ही नहीं जाते, उनको कभी निकाला नहीं जाता, ना ही उनको ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं भी कर रही है तब भी उनको ले ऑफ या छुट्टी नहीं दी जाती है, राइट। तो पहला क्या है? लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना। अगर अमेरिकन कंपनीज भी ऐसा करेगी तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। सेकंड था स्लो इवेल्युएशन एंड प्रमोशन। अब विलियम आउची ने जापान की जो कंपनी है वहां पर क्या ऑब्जर्व करा? इन प्लेस ऑफ प्रमोटिंग अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ हिज अचीवमेंट, प्रमोशन शुड बी बेस्ड ऑन हाउ दैट पर्सन मोटिवेट द वर्किंग ग्रुप। देखिए, अमेरिका में उन्होंने देखा कि भाई प्रमोशन किसके बेसिस पे मिलता था? अचीवमेंट के बेसिस पे मिलता था। कोई भी नया बंदा आता था, कुछ भी अच्छा करा, चलो उसको प्रमोट कर दो। लेकिन जापान में देखा गया कि प्रमोशन देने का अलग तरीका क्या था कि कैसे बंदा, कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल मोटिवेट करता है अपने साथ में काम करने वाले लोगों को। जो बंदा में लीडरशिप क्वालिटी होगी, मोटिवेट कर पाएगा, इंस्पायर कर पाएगा अपनी टीम को, अपने वर्कर्स को, अपने साथी जो कर्मचारी हैं उनको, उस बंदे को वहां पर प्रमोशन मिलता था। तो विलियम आउची ने ये कहा, अगर हम स्लो करेंगे इवोल्यूशन, बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे और राइट कैंडिडेट को प्रमोट करेंगे, किसके बेसिस पे? लीडरशिप क्वालिटी के बेसिस पर, वो कैसे मोटिवेट करता है, कैसे इंस्पायर करता है, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएगी, राइट। तीसरा था एम्फेसिस ऑन ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी क्या होता है? जब एक मैनेजर अच्छे व्यवहार से, पोलाइटली, एक अच्छे बिहेवियर से ट्रीट करता है अपने एम्प्लॉयज़ को, उनका भी ध्यान रखता है, उनकी बातें भी सुनता है, तो हम उसको बोलते हैं ह्यूमैनिटी। और ये जो कल्चर है जापान में बहुत फेमस है, वहाँ पर लोगों की बातें बहुत सुनी जाती है, उनके सजेशन बहुत सुने जाते हैं, उसके बेसिस पर यहाँ पर ऑपरेट होता है सब कुछ, राइट। तो थ्योरी जेड सजेस्ट दैट देयर शुड बी अ होलिस्टिक कंसर्न फॉर पीपल, मैनेजर शुड ऑलवेज ट्रीट एम्प्लॉय विद हार्मनी। या ह्यूमैनिटी से
एक मैनेजर को हमेशा ट्रीट करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि जब तक एक एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं रहेगा, खुश नहीं रहेगा, अपना 100% नहीं देगा, तब तक वो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए वर्क नहीं कर पाएगा, अपना खुद का 100% नहीं देगा किसी भी काम को करते वक्त, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन ही सफ़र करेगी। तो बहुत ज़रूरी है, विलियम आउची ने सजेस्ट करा कि अगर एक मैनेजर अच्छे वे में ट्रीट करेगा अपने एम्प्लॉय को, सेटिस्फाई रखेगा एम्प्लॉयज़ को, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकती है, राइट। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है विलियम आउची की जेड थ्योरी का, वो ये है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होता है जब मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को भी इन्वॉल्व करता है, उनसे भी सजेशन लेता है, उनके भी आइडियाज़, उनके भी सजेशन को इनकॉर्पोरेट करता है कंपनी के आइडियाज़ में, उनके भी सुनता है, उनसे भी पोलाइटली बात करता है, उनको भी इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। तो ये कॉमन फीचर था जापानीज़ कंपनियों का। विलियम आउची चाहते थे कि अमेरिकन कंपनीज़ में यही चीज़ फॉलो हो। दिस थ्योरी एम्फेसिस ऑन एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग। जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है उनमें एम्प्लॉयज़ का भी पार्टिसिपेशन हो, ताकि एक सेंस ऑफ वेलबींग लगे, बिलोंगिंगनेस लगे एक एम्प्लॉय को भी कि भाई मैं भी इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ, मैं अगर कुछ अच्छे सजेशन देता हूँ तो मेरी बातें सुनने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट जो फीचर है वो उसका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। जापानीज़ की कंपनी ज़्यादा फोकस करती है लोगों को डेवलप करने, ह्यूमन रिसोर्स मतलब एम्प्लॉयज़ को, स्टाफ को, जो वर्कर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको डेवलप करने में, उनको कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है, उनको टेक्निक्स प्रोवाइड कराती है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है। तो कहीं ना कहीं ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग पे वो फोकस करते हैं। विलियम आउची चाहते थे कि अमेरिकन कंपनीज भी कुछ ऐसा ही करे जिससे उनकी जो स्किल सेट है, उनको ट्रेनिंग के थ्रू नए स्किल सीखने को मिले, उनकी जो नॉलेज है वो एनहेंस या इंप्रूव हो पाए, राइट। चलिए लास्ट जो पॉइंट है वो हमारा है इनफॉर्मल कंट्रोल। देखिए थ्योरी जेड रिकमेंड दैट मैनेजर शुड पे मोर अटेंशन टू इनफॉर्मल कंट्रोल प्रोसीजर। विलियम आउची ने जापान में ये ऑब्जर्व करा कि वहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वहाँ पर फॉर्मल कल्चर के साथ साथ इनफॉर्मल कल्चर भी है, या एक मैनेजर फॉर्मल तरीके से कंट्रोल तो करता ही है, प्लस इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर्मल तरीका क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, राइट। इससे क्या हो जाता है, एक एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है या फिर वो डर के हेजिटेट होकर काम करता है, जो कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए अच्छा नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो बहुत ज़रूरी है विलियम आउची के अकॉर्डिंग कि इनफॉर्मल एक एनवायरनमेंट भी क्रिएट हो, जहाँ पर एक मैनेजर इनफॉर्मल तरीके से, फ्रेंडली तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय से बात करे, एक फ्रेंडली मीटिंग कंडक्ट करे जहां पर एम्प्लॉयज़ भी अपने सजेशन, अपने ग्रीवेंसेस, अपनी कंप्लेन फ्रीली बिना हेजिटेट फील करे अपने जो मैनेजर्स हैं उनके साथ शेयर कर पाए, राइट। तो ये था इनफॉर्मल कंट्रोल। तो बेसिक से ये हमारे 6 पॉइंट है जो कि विलियम आउची की जेड थ्योरी के अंदर है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फुल सिलेबस नोट्स आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर यही वो नोट्स हैं जिनसे मैं आपको पढ़ाता हूं, वही मैं आपके लिए अवेलेबल करा चुका हूं। प्लीज़ डाउनलोड करना मत भूलिएगा, ताकि आप अच्छे से और प्रिपेयर कर सकें और अच्छे मार्क्स आप सिक्योर कर सकें बोर्ड एग्जामिनेशन में, राइट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी देना है। थैंक यू सो मच।